Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to discuss about the topic which is control. तो बिजनेस मैनेजमेंट में एक टॉपिक है कंट्रोल आपका, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, अगर उसके बाद भी कुछ कन्फ्यूज़न रहती है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल होता क्या है? ओके, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग की जाती है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्टिव होता है तो उसको अचीव कैसे करना है, उसके लिए प्लानिंग की जाती है कि कैसे एम्प्लॉयज़ को रखना है, क्या कितना प्रोडक्ट का मतलब कितने प्रोडक्ट को बनाना है, किस तरीके का रॉ मटेरियल यूज़ होगा, कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में की जाती हैं। पहला स्टेप प्लानिंग होता है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसने प्लानिंग कर ली अच्छे से, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो प्लानिंग का स्ट्रक्चर है, उसको इस्टेब्लिश कर लिया और अच्छे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो मतलब जिनकी अच्छी क्वालिफिकेशन, जो अच्छे कैपेबल एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग दे दी कि आप वहाँ पर काम करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये गारंटी नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से रन करेगी, वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ ही करेगी, ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर एक कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो अच्छे से काम ही नहीं कर रहे, अपना मोस्ट ऑफ टाइम वो ऐसे बातें करने में लगा रहे हैं और थोड़ा लेज़ी टाइप का काम कर रहे हैं, या फिर अपने काम में इतना दिल लगाकर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कितने भी अच्छे हों, वो काम जो है अच्छे से नहीं होगा और जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव वो कंप्लीट नहीं होगा, है ना। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, कंट्रोल। ओके, कि कंट्रोल है जो एक ऐसी प्रोसेस है जो ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है, वहाँ पर जो भी कमियां हैं उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए, और जहाँ पर सही चीज़ें करने की ज़रूरत है उसको डायरेक्ट करना एक तरीके से कंट्रोलिंग में आता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो ये होता है कंट्रोल। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू हम अगर समझाएं, तो जैसे कि आपका एग्ज़ाम होता है तो आप उससे पहले क्या करते हो, 2-3 महीने या फिर मतलब ऐसे ही कुछ टाइम पीरियड जो होता है उससे पहले आप क्या करते हो, एक प्लानिंग बनाते हो कि मुझे इस टाइम ये पढ़ाई करनी है, ये सब्जेक्ट मेरा वीक है तो मुझे इसको इतना टाइम देना है, ऐसे करके करते हो ना। तो आप क्या करते हो, आप अपने जो वेस्ट कर रहे हो तो टाइम, उसको आप क्या करते हो, कंट्रोल करते हो कि उस टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना है, उसको हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, अपनी पढ़ाई में, अपने जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने में, है ना। तो आप क्या करते हो, वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करते हो कि कौन सी जो टास्क है हमें पहले करने हैं और कौन सी चीज़ों को हमें कंट्रोल करना है, कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ही ऑर्गेनाइजेशन में भी कंट्रोल होता है। जो काम क्या करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज होती है, जैसे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ठीक से काम नहीं करे तो उन्हें सही दिशा देना, उन्हें सही से डायरेक्ट करना, है ना, और कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ रही है, इन सभी चीज़ों को मतलब देखना और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाना, और देखना कि किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर बना सकते हैं जिससे कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो। ओके, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में आती हैं। अभी हम और अच्छे से समझेंगे कंट्रोल के बारे में। ओके, अभी देखते हैं मीनिंग ऑफ कंट्रोल, कि कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है। देखिए, कंट्रोल डिफाइन इज मेकिंग श्योर दैट समथिंग हैपन्स द वे इट वॉज प्लान टू हैपन। कंट्रोल क्या करता है, ये इस चीज़ की श्योरिटी देता है एक तरीके से कि जो भी प्लानिंग की गई है ऑर्गेनाइजेशन में, कि कुछ काम जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, उस हिसाब से प्लानिंग की गई है कि उसे किस तरीके से करना है, तो वो कंट्रोल क्या करता है, उसको एक तरीके से श्योरिटी देता है कि हाँ ये काम जो है ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से, इस तरीके से करना है, और वो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो वो अच्छे से होगा। जैसे कि एम्प्लॉयज़ को उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम देना है, ठीक है, उन्हें उतने नंबर ऑफ़ आवर्स ही काम करने के लिए बोलना जितने टाइम वो अच्छे से कर पाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उन्हें उनकी जो कैपेबिलिटी है वो 8 आवर्स काम करने के, 6 आवर्स काम करने के, और उनसे 12-12 घंटे का काम करवाया जा रहा है ना। तो इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी है वो निकल कर नहीं आएगी, और जो है ऑर्गेनाइजेशन को इससे कोई फ़ायदा नहीं होएगा। एज एम्प्लॉयड इन द डेफिनेशन, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल फंक्शंस। देखिए, कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों ही बिल्कुल अलग अलग काम है। प्लानिंग जो है उसमें ये देखा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम को किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमें ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करना है, वो सारी चीज़ें हम प्लानिंग में डिसाइड कर लेते हैं और उस हिसाब से आगे काम होता है। और कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग उसमें फंक्शन में जो कमियाँ हैं उसको इम्प्रूव करने का काम करता है, और जहाँ पर भी कमी आ रही है उसको दूर करके उसको स्मूथली रन करने का काम जो है वो कंट्रोलिंग करता है, ठीक है। कंट्रोलिंग
कंट्रोलिंग इज ऑल्सो द टास्क ऑफ इंश्योरिंग दैट द एक्टिविटीज़ आर प्रोवाइडिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। कंट्रोलिंग क्या करते हैं, एक तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, जो डिजायर्ड रिजल्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन ने सेट कर रखा है, उसको प्रोवाइड करने में एक हेल्प करता है और ये इंश्योर करता है कि हाँ जो काम है वो अच्छे से होगा। ठीक है, तो कंट्रोलिंग क्या करता है, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को सही दिशा देने का काम करता है और जो ऑर्गेनाइजेशन में कमियां हैं, जो जहाँ पर भी किसी भी तरीके की कमी आ रही है उसको दूर करने का काम कंट्रोल करता है। ओके, अब हम देखते हैं कि कंट्रोलिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, प्लान्स रेयरली गो स्मूथली। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में या अपनी लाइफ में भी अगर कुछ भी हमें टास्क या किसी भी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है तो हम प्लान्स बनाते हैं, और ऐसा कई बार होता है कि हम उन प्लान्स को एज इट इज़ फॉलो नहीं कर पाते हैं, किसी तरीके की दिक्कत आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है या फिर आपने कुछ गोल सेट किया और बीच में किसी तरीके की आपको कुछ काम आ गया और आप वो प्लान जो है फॉलो नहीं कर पाए, तो ज़रूरी नहीं कि वो जो प्लान है वो रियली वो जो प्लान है वो स्मूथली रन हो, है ना। तो मोस्ट प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड बाय पीपल एंड पीपल वेरी इन देयर एबिलिटीज़, मोटिवेशन एंड ऑनेस्टी। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी जो मोटिवेशन है, जो उनकी एबिलिटीज़ है, उसमें ऐसा होता है ना कि वो आते रहते हैं, अप डाउन्स आते रहते हैं ना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाए, उन्हें काम करने के लिए बताया जाए, इंकरेज किया जाए। प्लान्स बिकम आउटडेटेड एंड रिक्वायर रिविजन्स। प्लान्स जो है वो आउटडेटेड भी हो जाते हैं और उसको टाइम टू टाइम चेंज करना होता है और टाइम के हिसाब से उसको चेंज करके उसमें कुछ रिविजन्स करने होते हैं। जैसे कि कंज्यूमर्स का जो है वो इंटरेस्ट चेंज हो गया, डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं, जो मार्केट है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को देखना होता है मार्केट में और उस हिसाब से अपने प्लान्स में चेंजेस करने होते हैं कि किस तरीके से हम प्लानिंग करें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके से बिजनेस में बिके और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में को प्रॉफिट हो और ग्रोथ हो। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है प्लान्स को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना होता है। फॉर दीज रीजन्स कंट्रोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन। तो इसलिए कंट्रोल क्या होती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैनेजमेंट में। कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोल मीन्स कंट्रोलिंग एवरी टास्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ लार्ज और डेलिकेटेड टू सम एम्प्लॉयज़। अब कंट्रोल जो है ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम करता है, जैसे एम्प्लॉयज़ हैं और मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर जो काम है वो साइकिल्स बनाने का काम है। ठीक है, तो एक जो महीने में जो है 100 साइकिल्स बन रही हैं, अभी उन्हें ऑर्डर आ गया कि उन्हें 150 साइकिल्स बनाने हैं, तो उनको उस हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना होगा या फिर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को बढ़ाना होगा, जिससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में का जो ऑब्जेक्टिव है 150 साइकिल्स बनाने का वो कंप्लीट हो पाएगा, है ना। तो इस तरीके से कंट्रोलिंग क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम है चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसको ठीक तरीके से करने में हेल्प करती है। अभी मान लीजिए कि कोई काम ऑर्गेनाइजेशन में है वो इतना बड़ा नहीं है और उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ लगे हुए, तो क्या हो रहा है, एक तरीके से वहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो है उनका सही यूज़ नहीं हो पा रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी का सही यूज़ नहीं हो पा रहा है ना, और ऑर्गेनाइजेशन को खर्च भी ज़्यादा आ रहा है, तो उसको वहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस तरीके से कंट्रोलिंग जो है अपना काम करती है। Thus, for every task delegated, there has to be a control system that ensures completion of performance in line with the plans. तो कंट्रोलिंग क्या करती है, जो भी टास्क है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी एम्प्लॉयज़ को काम दिया गया है या फिर जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है वहाँ पे चीज़ों को देखना, उनको कंट्रोल करना और ये इंश्योर करना कि जो परफॉर्मेंस है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है वो अच्छे तरीके से हो रही है और जो प्लान्स उन्होंने बनाए थे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से वो ठीक तरीके से रन कर रहा है या नहीं। तो इस तरीके से जो कंट्रोलिंग है वो अपना रोल प्ले करती है और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, कंट्रोलिंग का सिस्टम नहीं रखेंगे, तो चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से नहीं होंगी, चाहे फिर वो हमारी लाइफ में हो या ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पर भी। कंट्रोलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो आपको कंट्रोलिंग का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। कंट्रोलिंग में सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ये देखती है कि कितना जो एक स्टैंडर्ड उन्होंने बना रखा होता है कि कितना हमें एग्जैक्टली काम करना है किस जगह पर और एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है। ओके, तो अभी देखते हैं स्टैंडर्ड्स किस तरीके से एस्टैब्लिश होता है।
Plans can be considered as the criteria or the standards against which we compare the actual performance in order to figure out the differences. पहले तो हम प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से हम अपने स्टैंडर्ड को अचीव कर सकते हैं और एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है वहाँ पे किस तरीके से डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। अभी वो स्टैंडर्ड जो है प्रॉफिटेबिलिटी में भी हो सकता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है और एक तरीके से कितना अर्न करना चाहिए और उस हिसाब से वो क्यों नहीं प्रॉफिट अर्न कर पा रही, तो वहाँ पर जो भी कंट्रोल करना होते हैं उस हिसाब से वहाँ पर काम किया जाता है। जैसे कि जो एम्प्लॉयज़ का काम है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है तो वहाँ पर उन्हें देखना होता है, उन्हें सही तरीके से डायरेक्ट करना होता है जिससे कि उनका काम अच्छे से हो और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिले, ठीक है। किसी भी तरीके का जो कंपनी में वेस्टेज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का या फिर प्रोडक्ट्स का या फिर किसी तरीके के रिसोर्सेज का, तो वहाँ पर भी वर्क किया जाता है। तो इस तरीके से जो है प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने की और जो उनका स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है उस पर काम किया जाता है। फिर वो मार्केट पोजीशन स्टैंडर्ड भी हो सकता है कि किस तरीके से जो मार्केट में है उनकी सेल्स जो हो रही है उनके प्रोडक्ट की हो रही है और कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट की सेल्स होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड जो भी उन्होंने सेट किया है। प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड भी सेट किया जाता है, हाउ मच वेरियस सेगमेंट शुड प्रोड्यूस, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके जो है स्टैंडर्ड सेट किया जाता है और उस पर देखा जाता है फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो किस तरीके से हो रहा है और फिर उनके बीच में कंपैरिजन करके जो डिफरेंसेस निकलते हैं उस पर काम किया जाता है, उस हिसाब से कंट्रोलिंग प्रोसेस की जाती है, ठीक है। अभी ये स्टैंडर्ड जो है वो एम्प्लॉय एटीट्यूड स्टैंडर्ड भी होता है कि जो एम्प्लॉय है वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसका मोटिवेशन लेवल क्या है, उसमें उसको किसी तरीके की दिक्कत है या फिर वो किस तरीके से कंपनी में के लिए अपना 100% दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैंडर्ड में देखा जाता है कि जो कंपनी है ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूट रही है। शॉर्ट रेंज गोल होते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है जो जिसमें देखा जाता है कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशन बनाती है स्टैंडर्ड कि इस तरीके से हम अपने स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे और फिर उस जो डिफरेंसेस हैं उस पर काम करेंगे और कंट्रोलिंग प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये होते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस के स्टैंडर्ड्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनी को ग्रोथ देने के लिए और जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ईजिली अचीव करने के लिए, ओके। तो आप एक बार इन स्टैंडर्ड्स को देख लीजिए। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी स्टैंडर्ड आता है, मार्केट पोजीशन स्टैंडर्ड आता है, प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड आता है, एम्प्लॉय एटीट्यूड स्टैंडर्ड आता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैंडर्ड आता है और शॉर्ट रेंज गोल आते हैं, ठीक है। जब इन सभी तरीकों पे इन सभी मतलब जो भी स्टैंडर्ड्स हैं इन पर जब काम किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बैलेंस्ड वे में काम करती है और जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ईजिली अचीव हो पाते हैं। तो ये जो होता है ये होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस के स्टैंडर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंट्रोल। अब हम देखते हैं कंट्रोलिंग जो है वो कितने तरीके की होती है, ओके। तो फर्स्ट है प्री कंट्रोल, control that takes place before the work is performed. It is also known as feed forward control. Pre-control focuses on eliminating predicted problems. Pre-control process क्या होती है, एक तरीका है जो कंट्रोल का जिसमें जो कंट्रोल है वो किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है या भी कोई भी टास्क आप करने जा रहे हैं तो उससे पहले क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें कंट्रोल करना है उसको हम प्री कंट्रोल कहते हैं। मतलब कि अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कहाँ पर पहले ही हमें कंट्रोल करना है उसको पहले से हम पता कर लेते हैं और उस हिसाब से हम उन प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर देते हैं और फिर उस पर काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने प्लानिंग बनाई कि हमें इतने नंबर ऑफ़ यूनिट्स को तैयार करना है और इतने महीने में इतने टाइम पीरियड में करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जैसे कि नंबर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कम है तो पहले से ही वहाँ पे क्या होगा वो अपने एम्प्लॉयज़ को रख लेंगे कि हाँ इतने प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है ना। तो इस तरीके से वो वहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस करके पहले से ही प्रॉब्लम जो आ रही है उसे प्रिडिक्ट कर लेंगे और उनको एलिमिनेट करके जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इसको हम फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कहते हैं। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने से पहले उसमें क्या क्या जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको पहले से जान लेना, उस पर काम करना प्री कंट्रोल प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंकरेंट कंट्रोल। कंकरेंट कंट्रोल रिफर्स टू द कंट्रोल दैट टेक्स प्लेस एज वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड। कंकरेंट का मतलब यहाँ पर होगा कि जो साथ साथ चलता है कंट्रोल, मतलब कि जैसे काम हो रहा है वहाँ पे कोई भी कमी आ रही है किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है तो साथ ही साथ उसमें चेंजेस करते रहते हैं, वहाँ पर कंट्रोल करते रहते हैं जिससे कि काम जो है अच्छे तरीके से स्मूथली होता रहे और वर्क जो है परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे से हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको जो चल रहा है
उसी के साथ में वहाँ पे कंट्रोल भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल रिफर्स टू द कंट्रोल दैट कंसंट्रेट्स ऑन द पोस्ट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव कर लिया है ना, उसके बाद में जो है फीडबैक मिलता है, उसके बाद उस हिसाब से जो बाद में कंट्रोल किया जाता है उसको फीडबैक कंट्रोल कहते हैं। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने नया प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, अब उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स को भेजा और कंज्यूमर्स से जाना कि उनसे फीडबैक लिया कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, उसमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे किसी रेस्टोरेंट ने कोई नया मतलब अपना जो भी है प्रोडक्ट बनाया है ना, तो उसमें वो उससे राय लेते हैं, कंज्यूमर से फीडबैक लेते हैं कि आपको बताइए प्रोडक्ट कैसा लगा, आप अपना फीडबैक दीजिए, कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ना। फिर उसको और अच्छे से इम्प्रूव करके वो नेक्स्ट टाइम मार्केट में लाते हैं जिससे कि वो कंज्यूमर्स को पसंद आए और वो उनके हिसाब से हो, ठीक है। तो इस तरीके से फीडबैक कंट्रोल जो है ये किसी भी टास्क को करने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स करती है उसके बाद का जो है वो फीडबैक कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके से कंट्रोल की तरीके होते हैं, प्री कंट्रोल, कंकरेंट कंट्रोल और फीडबैक कंट्रोल। तो ये तीनों कंट्रोल के जो टाइप्स है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ़ अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो रही है या फिर कुछ क्लियरली समझ में नहीं आ रहा हो तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, फिर भी समझ में नहीं आया, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब हम देखते हैं बैरियर्स टू सक्सेसफुल कंट्रोलिंग। कुछ ऐसे जो बैरियर्स हैं जो कंट्रोलिंग प्रोसेस को सक्सेसफुली रन करने में दिक्कत करते हैं, वो क्या हैं वो हम देख लेते हैं। कंट्रोल एक्टिविटीज़ कैन क्रिएट अनडिजायरेबल ओवर एम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन एज अपोज टू लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन। देखिए कंट्रोल एक्टिविटी में क्या होता है कि जो कंट्रोल एक्टिविटी होती है वो जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन होता है उसमें वो अनडिजायरेबल ओवर एम्फेसिस क्रिएट कर देती है, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो फोर्सफुली जो है वो काम उस पर फोकस किया जाता है एज कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन। तो इस तरीके से जो कंट्रोलिंग एक्टिविटी है वो उसमें बैरियर्स क्रिएट होते हैं, ओके। कंट्रोल एक्टिविटीज़ कैन इंक्रीज एम्प्लॉयज़ फ्रस्ट्रेशन। अब बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को टैकल करोगे, एम्प्लॉयज़ को बार बार हर चीज़ में उनको बता रहे हो कि आपको ऐसे काम करना है, आपको इतने घंटे काम करना है, आपको ये टाइम पीरियड में कंप्लीट कर लेना है काम, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट रहता है, तो क्या होता है एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसका जो काम है वो अच्छे से वो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो कंट्रोलिंग जो है एक तरीके से बैरियर क्रिएट करती है काम करने में, है ना। कंट्रोल कैन इनकरेज फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स। बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है वो क्या करती है, जो रिपोर्ट्स हैं जो भी फीडबैक है वो फॉल्स जो है वो उनको मिलता है और वो उसको इंकरेज करता है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स को इंकरेज करता है। तो इस तरीके से जो कंट्रोलिंग है कुछ भी देखिए कुछ भी है ऐसा जो बहुत ज़्यादा आप करेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा, उसी तरीके से कंट्रोल भी है। अगर आप हर चीज़ में ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ में जो मैनेजर है उसको कंट्रोलिंग लगा रहा है, कंट्रोलिंग की एक्टिविटीज़ को कर रहा है, तो वहाँ पर क्या है वो चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से नहीं होंगी, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है वो अच्छे से नहीं होगा। एक बैलेंस बनाकर रखना है कि कहाँ पर कितना कंट्रोलिंग करनी है, ठीक है, तभी वो जो है बिजनेस जो है अच्छे से रन कर पाएगा। तो ये था कंट्रोलिंग के बारे में, मैंने जो भी कुछ बताया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसके बारे में बताइएगा। अगर किसी तरीके की कमी लग रही है या फिर मेरा बोलना जो है वो क्लियर नहीं लग रहा आपको तो उसके बारे में भी आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।